नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 के अंक 2 में आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी के अंतर्गत आज की क्लास में केंद्रीय बजट 2023-24 को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट 2023-24 को प्रस्तुत किया। यदि हम इस बजट के क्रम की बात करें तो ये मोदी सरकार का 11वां बजट था। यदि हम इसमें एक अंतरिम बजट को शामिल करते हैं तो यदि हम दूसरे कार्यकाल के क्रम के तौर पर देखें तो ये दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो बजट 2023-24 है, ये अमृतकाल का पहला बजट है। और अमृतकाल के पहले बजट में क्या क्या बातें केंद्र बिंदु में रखी गई हैं? तो इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने का कार्य, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया है। याद रखिएगा, इसके लिए आधारिक संरचना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें क्या बातें महत्वपूर्ण हैं। याद रखिएगा, पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए जो सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश है, यानी जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, उस पर निर्भरता इस बजट में कम रखी गई है। यह महत्वपूर्ण बात है। अगर हम पिछले वर्ष में इस मद में बात करें तो प्रावधान किया गया था 65,000 करोड़ रुपए का, जिसे घटाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्लियर? तो यानी जो पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए जो सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश की व्यवस्था थी, अब उस पर निर्भरता कम की गई है इस बजट में। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जब केंद्रीय मंत्री बजट प्रस्तुत कर रही थी तो इस दौरान उन्होंने प्रारंभ में जो देश में योजनाएं चल रही हैं उनकी उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। तो जरा उनको भी संक्षिप्त में देख लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि जो देश की प्रति व्यक्ति आय है वो 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। यानी जो देश की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी हो गई है? 1.97 लाख रुपए, और ये 9 वर्षों में दोगुनी हुई है। फिर उन्होंने जिक्र किया भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर और बताया कि 9 वर्षों में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। क्लियर? स्वच्छ भारत मिशन का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय की व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसके अलावा देखिए, ये एक चार्ट है, इसका बाद में जिक्र होगा, पहले इस तथ्यों को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत जो एलपीजी कनेक्शन दिए गए वो है 9.6 करोड़ लोगों को। फिर उन्होंने बताया कि ये जो कोविड का समय आया था, इसमें 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। फिर उन्होंने बताया कि जो पीएम जनधन खाता खोलने की स्कीम चलाई गई थी, उसके तहत 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों का बीमा कवर किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए उनके नगद खाते में स्थानांतरित किया गया। क्लियर? तो ये सभी उपलब्धियां उन्होंने बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान योजनाओं के संदर्भ में बताया। याद रखिएगा, जब उन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 को बताया तो उन्होंने कहा कि इस बजट में 7 ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिनको केंद्र में रखा गया है। अब ये जो 7 प्राथमिकताएं हैं, वित्त मंत्री ने कहा कि एक सप्तऋषि की भांति मार्गदर्शन का कार्य करेंगी। अब देखते हैं कि ये 7 प्राथमिकताएं क्या क्या है। इसमें पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचनाओं एवं निवेश की बात, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। यानी ये ऐसी 7 प्राथमिकताएं हैं जो कि अमृतकाल के पहले बजट में केंद्र बिंदु में रखी गई हैं। क्लियर? आगे देखिए, दिया गया है कि बजट में सरकार की प्राप्तियां और व्यय का समायोजन। देखिए, जो चार्ट में वहां पर दिया गया था उसी को यहां पर स्टेटमेंट में लिखा गया है। क्लियर? तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए, उसके बाद आपको चार्ट समझने में आसानी होगी। देखिए, यहां पर सबसे पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो वर्ष 2022-23 में बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसमें जो कुल व्यय अनुमानित था वो था 39,44,909 करोड़ रुपए का। क्लियर है? लेकिन जब 2022-23 के संशोधित अनुमान की हम बात करते हैं तो उसमें जो कुल व्यय अनुमानित किया गया वो कितना किया गया? 41,87,232 करोड़ रुपए। क्लियर है? अब हम बात कर लें 2023-24 के कुल व्यय की। तो जो 2023-24 का ये बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें सरकार ने बताया कि जो उनका अनुमान है कुल व्यय का वो है 45,03,097 करोड़ रुपए का। क्लियर है? अब हम कंपेयर अगर करें 2022-23 के संशोधित अनुमान का कुल व्यय के संदर्भ में और 2023-24 के कुल अनुमानित व्यय का, तो जो अंतर आता है वो होता है 3,15,865 करोड़ रुपए का। यानी जो ये अमाउंट है और जो ये अमाउंट है, इन दोनों अमाउंट के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 3,15,865 करोड़ रुपए। क्लियर है? ये तो आपने पूरी बात देख ली, लेकिन आपको जो अमाउंट बिल्कुल याद रखना है वो क्या याद रखना है कि 2023-24 का जो बजट है उसमें कुल व्यय कितना अनुमानित है? 45,03,097 करोड़ रुपए। क्लियर?
अब आइए हम बात करते हैं कि जो 45,03,97 करोड़ रुपए का व्यय होगा वो किस किस मद में कितना होगा। तो हम अगर बात कर ले राजस्व खाते के व्यय की, तो इसमें अनुमान है 35,02,136 करोड़ रुपए का। और जो पूंजीगत खाते से व्यय होगा वो कितना अनुमानित है, 10,09,61 करोड़ रुपए। क्लियर है, यानी जो टोटल व्यय है अब उसको अलग अलग पार्ट वाइज बताया जा रहा है कि जो राजस्व खाते से व्यय है वो 35,02,136 करोड़ रुपए होगा और जो पूंजीगत खाते से व्यय है वो 10,09,61 करोड़ रुपए होगा। क्लियर है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम पूंजीगत खाते की बात करें तो 2022-23 में जो पूंजीगत खाते में कुल व्यय अनुमानित था बजट में वो था 7,28,274 करोड़ रुपए। और जो 2023-24 के बजट में जो पूंजीगत खाता है उसमें कितना कर दिया गया, 10,09,61। तो कितने की वृद्धि हुई, 37.4% की। तो इसमें कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि पूंजीगत खाते में 2022-23 के संशोधित व्यय से अगर हम तुलना करें 2023-24 के पूंजीगत व्यय की तो उसमें 37.4% की वृद्धि हो रही है। क्लियर। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो 2023-24 में सरकार ने कुल व्यय अनुमानित किया है 45,03,97 करोड़ रुपए का, इस व्यय को करने के लिए जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो किस मद से कितनी होगी। क्लियर है। तो देखिए जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो अलग अलग मद से होगी। इसमें जो आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है वो दो प्रकार की प्राप्तियों को रखना है, एक है राजस्व प्राप्ति और दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। क्लियर है। यानी जो धन प्राप्त होगा उसमें आपको प्रमुख रूप से दो बातें याद रखनी है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो जो राजस्व प्राप्ति से धन प्राप्त होगा वो होगा 26,32,281 करोड़ रुपए और जो पूंजीगत प्राप्तियों से जो धन प्राप्त होगा वो कितना होगा, 18,70,816 करोड़ रुपए। क्लियर। इतनी बात आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखनी है। जो धन और प्राप्त होगा उसके लिए अलग अलग मदें यहां पर नीचे और दी गई हैं, इनको आपको ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अभी जो प्रारंभ में जिक्र हुआ था कि सार्वजनिक उपक्रमों में जो विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की बात है उसके द्वारा 51,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया है, जबकि 10,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक संपत्तियों की मौद्रीकरण से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 10,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक संपत्तियों की मौद्रीकरण से प्राप्त होगा और जो सार्वजनिक उपक्रमों में जो विनिवेश है उससे 51,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया। अभी ऊपर जिक्र हुआ था कि 2022-23 का जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसमें विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जो कि संशोधित अनुमान में 50,000 करोड़ रुपए रखा गया। क्लियर। तो ये बात यहां पर आप दोनों ईयर के बजट से कंपेयर भी कर लेंगे आप। क्लियर। अब आगे देखिए, यहां पर याद रखिएगा कि जो प्राप्ति और व्यय में जो अनुमान में जो राजस्व घाटा है 2023-24 में वो कितना अनुमानित है। तो याद रखिएगा 2023-24 के बजट में जो राजस्व घाटा अनुमानित है वो कितना अनुमानित है, 8,69,855 करोड़ रुपए। 8,69,855 करोड़ रुपए ये क्या अनुमानित है, राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर। अगर हम बात करें कि ये जो राजस्व घाटा है ये जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे प्रभावी राजस्व घाटे की। तो याद रखिएगा ये जो प्रभावी राजस्व घाटा है ये जीडीपी का 1.7% अनुमानित है। क्लियर है। यानी जो राजस्व घाटा होगा 2023-24 के बजट में वो जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा, 2.9%। और जो प्रभावी राजस्व घाटा होगा ये जीडीपी का 1.7% अनुमानित है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जो 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें राजस्व घाटे को अनुमानित किया गया था 3.8%, लेकिन जब 2022-23 का संशोधित बजट आया तो उसमें जो राजस्व घाटा अनुमानित किया गया वो बढ़ाकर 4.1% कर दिया गया। क्लियर है। तो ये बात पूरी याद रखेंगे। अगर मैं इसको एक लाइन में बिल्कुल समराइज कर दूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 2022-23 का जब बजट आया था तो उस समय राजस्व घाटा अनुमानित था जीडीपी का 3.8%। जब संशोधित अनुमान आया बजट 2022-23 का तब इस राजस्व घाटे को जीडीपी का 4.1% कर दिया गया और जो 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें राजस्व घाटा कितना बताया गया है, 2.9%। क्लियर है। अब आपको राजस्व घाटा का ये तीनों डेटा एक जगह मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे 2023-24 के बजट के राजकोषीय घाटे को। क्लियर है। तो जो 2023-24 का बजट है इसमें जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है वो अमाउंट में है 17,86,816 करोड़ रुपए। क्लियर है। यदि हम इसको प्रतिशत में देखें तो जो 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटा है ये जीडीपी का 5.9% होगा। क्लियर है। आगे देखिए, अगला जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो 2022-23 के राजकोषीय घाटे से जरा कंपेयर कर लीजिए। तो 2022-23 का जब बजट आया तो उस समय राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया था और जब संशोधित आकलन आया तब भी राजकोषीय घाटा जीडीपी का वही अनुमानित किया गया, कितना, 6.4%। क्लियर है। और जब 2023-24 का बजट आया उसमें कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित है प्रतिशत में, 5.9%। तो ये तीनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि सरकार का कुछ राजकोषीय घाटा के संदर्भ में लक्ष्य भी है। क्या लक्ष्य है, सरकार ने ये निर्धारित किया है
कि वो 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है उसे 4.5% से नीचे रखेगी। क्लियर है? देखिए, जब हम ये कहते हैं राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है कि इस बार सरकार को इतनी अमाउंट जो है वो उधार पर लेने पड़ेंगे, यानी इतना अमाउंट कर्ज पर लेना पड़ेगा। क्लियर है? यानी अगर जो अभी ऊपर राजकोषीय घाटा बताया गया था कि ये 17,86,816 करोड़ रुपए है, तो इतना कर्ज जो है सरकार को लेना पड़ेगा। तो इसी को सरकार अब 2025-26 तक प्रतिशत में 4.5 पर के नीचे रखने का वो निर्धारित किया है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक घाटे की। क्लियर है? अगर हम प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2023-24 के बजट में ये जीडीपी का 2.3% अनुमानित है। क्लियर है? यदि हम प्राथमिक घाटे को ही 2022-23 से कंपेयर करें तो 2022-23 के बजट में ये जीडीपी का 2.8% अनुमानित था। लेकिन जब संशोधित आया अनुमान 2022-23 का, तो उसमें इस प्राथमिक घाटे को 3% कर दिया गया। क्लियर? तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इन तथ्यों को आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आइए चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट में कैसे आप बिल्कुल इसको समराइज कर लेंगे उसको देखिए। देखिए, यहां पर ऊपर चार्ट दिया गया है। अब इसमें मैं वही बातें जिक्र करूंगा जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी है। देखिए, जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राप्ति की, तो इसमें आपको राजस्व प्राप्ति याद रखना है, पूंजीगत प्राप्ति याद रखना है और कुल प्राप्ति याद रखना है। क्लियर? आइए इसके अमाउंट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात कर लें बजट 2023-24 की, तो इसमें जो राजस्व प्राप्ति का अनुमान है वो कितना है? 26,32,281 करोड़ रुपए। यदि हम बात करें पूंजीगत प्राप्ति की, तो पूंजीगत प्राप्ति में बताया गया है कि जो अनुमान है बजट 2023-24 में वो है 18,70,816 करोड़ रुपए। क्लियर? और जो कुल मिलाकर प्राप्ति का अनुमान है वो कितना है? 45,03,097 करोड़ रुपए। क्लियर? अगर हम व्यय की बात कर लें तो व्यय का भी अनुमान कितना है? 45,03,097 करोड़ रुपए। क्लियर? अब इसमें अलग अलग व्यय है। अगर हम राजस्व व्यय की बात करें तो जो राजस्व व्यय से अनुमान है वो कितना है? 35,02,136 करोड़ रुपए। क्लियर? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रभावी पूंजी व्यय की। क्लियर? तो जो प्रभावी पूंजी व्यय अनुमानित है वो कितना है? तो वो है 10,09,61 करोड़ रुपए। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए जो राजस्व घाटा या प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा आपने देखा था उसको भी जरा देख लीजिए। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्व घाटे की, फिर बात करेंगे प्रभावी राजस्व घाटे की, फिर बात करेंगे राजकोषीय घाटे की और फिर बात करेंगे प्राथमिक घाटे की। क्लियर है? आइए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्व घाटे की। राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो याद रखिएगा राजस्व घाटा अनुमानित है 86,09,855 करोड़ रुपए का। क्लियर है? और ये जीडीपी का कितना होगा? 2.9%। क्लियर है? अगर हम यही 2022-23 के बजट में देख लें तो 2022-23 के बजट में जो राजस्व घाटा अनुमानित था वो 3.8% था। जो 2022-23 का संशोधित अनुमान आया उसमें राजस्व घाटा 4.1% कर दिया गया। और जो 2023-24 का बजट है इसमें राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। क्लियर है? अब हम जो अगला बात कर रहे हैं वो है प्रभावी राजस्व घाटे की। क्लियर है? जो प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है वो है कितना? वो है 49,09,867 का। ठीक है? 49,09,867 करोड़ रुपए का ये प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है। और यदि हम प्रतिशत में देखें तो ये जीडीपी का 1.7% है। जरा कंपेयर कर लीजिए 2022-23 के बजट से, तो याद रखिएगा 2022-23 के बजट में जो प्रभावी राजस्व घाटा था वो जीडीपी का 2.3% था। जो संशोधित 2022-23 का अनुमान आया उसमें जो प्रभावी राजस्व घाटा था उसको 2.6 से बढ़ाकर 2.9 कर दिया गया। और इस बार के बजट में 2023-24 में जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो 1.7% अनुमानित है। क्लियर? अगली हम बात करेंगे राजकोषीय घाटे की। क्लियर? इसी राजकोषीय घाटे को मैं बता रहा था कि इस बार सरकार 17,86,816 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। ये राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का मतलब होता है। और जो राजकोषीय घाटा प्रतिशत में अनुमानित है वो है जीडीपी का 5.9%। क्लियर है? यदि हम राजकोषीय घाटे को 2022-23 के बजट में देख लें तो 2022-23 के बजट में जो राजकोषीय घाटा अनुमानित था वो था 6.4%। जब संशोधित अनुमान आया 2022-23 का उसमें भी राजस्व घाटा 6.4 ही रखा गया था। क्लियर? लेकिन जब कोविड का समय चल रहा था तो 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा था वो कितना था? वो सर्वाधिक हो गया था 6.7%। तो ये अमाउंट भी याद रखेंगे। यानी 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.7%, 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा 6.4%, 2022-23 का अनुमानित जो संशोधित जो राजस्व घाटा था वो भी 6.4%, और जो इस बार 2023-24 का बजट आया है उसमें जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? 5.9%। क्लियर? अंत में हम बात करेंगे प्राथमिक घाटे की। जो इस बार का बजट है 2023-24 का, इसमें जो प्राथमिक घाटा अनुमानित है वो है 70,06,845 करोड़ रुपए का। यदि हम प्रतिशत में देखें तो ये जीडीपी का 2.3% बैठता है।
यदि हम बात करें 2022-23 के बजट की, तो उसमें प्राथमिक घाटा बजट का 2 दशमलव जीडीपी का 2.8% अनुमानित था। जो संशोधित अनुमान आया 2022-23 का, इसमें जो प्राथमिक घाटा दिया गया वो है जीडीपी का 3%, और जो इस बार 2023-24 के बजट में प्राथमिक घाटा डिसाइड किया गया है वो कितना अनुमानित है, 2.3%। क्लियर? तो इतनी बातें आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ एक तथ्य और याद रखिएगा कि सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है इसे 4.5% से नीचे रखा जाएगा। अभी वर्तमान में कितना है राजकोषीय घाटा? तो आपका जवाब होगा 5.9% इस बार के बजट में अनुमानित है, और इसे 4.5% से कम रखने का लक्ष्य है 2025-26 तक। क्लियर है? जो पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल आपको क्रीम की तरह आपके सामने रख दिए गए। क्लियर है? इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं देखना है, और यदि इसके अतिरिक्त आप कुछ देखने का प्रयास भी करेंगे तो हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप उसको मिस भी कर दें। क्लियर है? तो इसको आप जो है अगर एक जगह चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा। क्लियर है? खैर, इसको जितना अच्छे से हो सकता था उतना अच्छे से आपको इसको क्लियर भी कर दिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं जरा ब्याज की। देखिए, इस बार के बजट में सरकार की जो सबसे बड़ी अदायगी है वो ब्याज की है। ब्याज की अदायगी जो 2023-24 के बजट में जो है वो है 70,79,971 करोड़ रुपए। 70,79,971 करोड़ रुपए। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कितने रुपए का व्यय करने का अनुमान किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। तो याद रखिएगा 2023-24 के बजट में रक्षा के लिए जो धन आवंटित किया गया है वो प्रस्तावित है 5.9 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 5.94 लाख करोड़ रुपए। क्लियर? अब ये देख लीजिए, अगर हम पिछले वर्ष से तुलना करें कि पिछले वर्ष कितना रक्षा में आवंटन था और इस बार में कितनी वृद्धि हो रही है, तो ये 13% अधिक है। क्लियर? याद रखिएगा, जो कि अगर हम रक्षा में जो धन आवंटन हुआ 5.94 लाख करोड़ का, अगर हम कुल बजट का प्रतिशत देखें तो ये कुल बजट का 13.18% होता है। क्लियर? तो इतनी बात आपको यहाँ पर रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में याद रखनी है। क्लियर? अब आइए जरा आगे देखते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जो सरकार के द्वारा हथियारों, वायुयानों या अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद की जाती है, या पहले से खरीदे हुए सामानों का अगर भुगतान करना है, तो वो किस प्रकार के व्यय का उपयोग होता है उसमें? तो याद रखिएगा उसमें पूंजीगत व्यय का प्रयोग होता है। क्लियर? अगला देखिए, अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो याद रखिएगा सब्सिडी के लिए किए जाने वाले खर्च में इस बार बजट में कटौती की गई है। क्लियर? अगर हम प्रमुख सब्सिडी की बात करें, सबसे पहले हम टोटल सब्सिडी की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रमुख सब्सिडी की। तो 2023-24 के बजट में प्रमुख सब्सिडी के लिए जो धन आवंटन की व्यवस्था की गई है वो है 3,74,707 करोड़ रुपए की। क्लियर? और जब हम ये कह रहे हैं कि प्रमुख सब्सिडी, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि प्रमुख सब्सिडी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसमें बात करते हैं खाद्य सब्सिडी की, जिसके लिए 1,97,350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके बाद उर्वरक है, इसके लिए 1,75,100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसके बाद पेट्रोलियम है, जिसके लिए 2,257 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम सब्सिडी का प्रावधान है। क्लियर? ये 3 ऐसे प्रावधान है प्रमुख सब्सिडी के अंतर्गत। इसके अलावा 15 अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। क्लियर? इन 3 प्रमुख सब्सिडी के लिए 3,74,707 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि किस मद में कितनी है, तो उसका एक हायरार्की भी याद रखेंगे। सबसे ज्यादा खाद्य, फिर उर्वरक और उसके बाद पेट्रोलियम। यदि हम 3 प्रमुख और 15 अन्य परियोजनाओं में जिसमें सब्सिडी दी जाती है, इनको जोड़कर अमाउंट देखें तो ये कुल अमाउंट सब्सिडी का बैठता है 4,03,084 करोड़ रुपए का। क्लियर? इतनी बात आप सब्सिडी के संदर्भ में निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगला देखिए, आगे क्या पॉइंट है। अगला जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कर को, यानी टैक्स को। इसमें टैक्स में जो सबसे पहला है वो है प्रत्यक्ष कर। ठीक है? याद रखिएगा, मध्यम वर्ग के लाभ के लिए आयकर ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया गया है इस बार के बजट में। 2020-21 में शुरू की गई आयकर प्रणाली को बढ़ावा देते हुए इसमें आयकर में छूट के लिए आय की सीमा को 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। क्लियर? और जो कर का स्लैब है उसकी संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, जो आयकर में छूट के लिए जो आय की सीमा है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, और जो कर स्लैब है उसको 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। क्लियर? और जो पुरानी कर प्रणाली है उसमें किराए भत्ते यानी एचआरए और निवेश और बचतों पर कर छूटें उपलब्ध कराती हैं। इसमें आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी पुरानी प्रणाली में आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं है। नए प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो परिवर्तन हुआ 5 लाख से बढ़ाकर इसको 7 लाख कर दिया गया, और कर स्लैब को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। क्लियर? अभी नीचे चार्ट के माध्यम से इसको और स्पष्ट आप देखेंगे। यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बजट में रुपया आता है वो किस मद से कितना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा रुपया आता है वो आता है 34 पैसे। अगर हम 1 रुपए में देखें तो 34 पैसे उधार और अन्य देताओं से आता है, यानी अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो 34% उधार और अन्य देताओं से प्राप्त होता है। फिर दूसरे नंबर पे 1 रुपए में 17 पैसे, और प्रतिशत में देखेंगे तो 17% जीएसटी और अन्य कर से प्राप्त होता है।
तीसरे नंबर पे आयकर आता है जो कि 15 पैसे है। निगम कर की बात करें तो 15 पैसे अर्थात 15% है। क्लियर है? यानी आयकर और निगम कर से समान राशि है। उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है जो कि 7%, और उसके बाद आता है कर की विभिन्न प्राप्तियां जो कि 6% है। तो ये आपको टॉप 6 या 7 जो अमाउंट है विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले, उनको आपको ध्यान में रखना है। कई बार इनका क्रम व्यवस्थित करने के लिए भी पूछ देता है। क्लियर? और जो सीमा शुल्क है उससे 4 पैसे, यानी अगर हम प्रतिशत में देखें तो 4% होगा। क्लियर? तो ये है बजट में रुपए आता है। अब आइए खर्च को देखते हैं। बजट में रुपए जाता तो सबसे ज्यादा जो अदायगी होती है वो ब्याज की होती है, 20 पैसा, यानी 1 रुपए में 20 पैसा, यानी 20% तो चला जाता है ब्याज अदायगी में। फिर हम अगर रुपए की जाने की बात करें तो करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है दूसरे नंबर पे वहां पैसा जाता है। अगर हम बात करें 1 रुपए में तो वो 18 पैसे जाता है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उनको जाता है तीसरे नंबर पे 17 पैसा। फिर केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं उनके लिए 9 पैसा जाता है 1 रुपए में, यानी 9% जाता है। देखिए इन दोनों का अंतर आप इस पर समझ रहे होंगे। लिखा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और चौथे में लिखा है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। यानी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं मतलब ऐसी योजना जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं यानी कि ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, वहां पर जो खर्च हो रहे हैं। क्लियर? 5वें नंबर पे वित्त आयोग और अन्य अंतरण में जाता है। 6ठे नंबर पे रक्षा में जाता है। तो इन अमाउंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आइए अब नीचे अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अभी जो ऊपर बात हो रही थी कि जो नई कर प्रणाली है उसमें 7 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। क्लियर? इसमें आपने पढ़ा था कि 5 लाख से बढ़ाकर इसको 7 लाख कर दिया गया। लेकिन यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपका जो आमदनी है वो 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी अधिक हुआ तो जो कर योग्य आय की जो गणना है वो 3 लाख से ऊपर की आय पर की जाएगी। क्लियर? यानी अगर आपका 7 लाख या उससे नीचे है तब तो आप कर मुक्त हैं, लेकिन अगर 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है तब आपकी जो कर योग्य आय की गणना है वो 3 लाख रुपए या उससे ऊपर की आय पर की जाएगी। आइए नीचे चार्ट के माध्यम से देखिए, इसमें दिया गया है। अब देखिए अगर 7 लाख रुपए से अगर ज्यादा है तो उसमें जो 3 लाख रुपए से कम में 0% है, 3 लाख से अधिक है लेकिन 6 लाख तक है तो आपको 5% कर देना होगा। 6 लाख से अधिक लेकिन 9 लाख रुपए तक है तब आपको 10% देना होगा। 9 लाख से अधिक लेकिन 12 लाख तक है तो आपको 15% देना होगा। और 12 लाख से ज्यादा लेकिन 15 लाख तक है, यानी 12 लाख से यहां कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। 12 लाख से अधिक लेकिन 15 लाख तक का है तब आपको टैक्स देना होगा 20%। और यदि 15 लाख से अधिक है तब आपको टैक्स देना होगा 30%। क्लियर? अगला देखिए, ये जो नई कर व्यवस्था है इसमें अगर हम वेतन भोगियों की बात करें तो वेतन भोगियों को 50,000 तक की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन अनुमन्य है। और यदि हम पेंशन भोगियों की बात करें तो उनके लिए 15,000 तक की ये उपलब्ध है। क्लियर? अब हम बात कर लें नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर की यानी हायर सरचार्ज रेट की। तो याद रखिएगा नई कर व्यवस्था में जो हायर सरचार्ज रेट है उसको 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हायर सरचार्ज रेट 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है, इसके फलस्वरूप जो अधिकतम व्यक्तिगत आय की दर है उसमें 39% तक की कटौती होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको भी राहत देते हुए सेवानिवृत्त पर जो उनकी छुट्टी नकदीकरण है यानी जो लीव इनकैशमेंट है उसमें भी कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है इस बजट में। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि स्टार्टअप को आयकर का लाभ प्राप्त करने के लिए जो सीमा है उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लें मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स की तो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स से मिलने वाली आय को अब आयकर के दायरे में लाया गया है। क्लियर? ये तो आपने देखा था टोटल बात प्रत्यक्ष कर की। अब आइए हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। हम अप्रत्यक्ष कर की बात अगर हम कर रहे हैं तो इन करों को उद्योगों के अनुकूल बनाने का प्रयास इस बजट में किया गया और वस्त्रों और किसी को कृषि क्षेत्र को छोड़कर बेसिक सीमा जो शुल्क की दर है उसकी संख्या को 21 से घटाकर 13 कर दिया गया। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, आगे जो और महत्वपूर्ण बात है कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है जिस पर जीएसटी का भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार इलेक्ट्रिक रसोई घर की जो चिमनियों में हीट कॉयल हैं उनके आयात शुल्क में 20% से कमी करके 15% कर दिया गया। क्लियर? इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि सोने के डोरे, बारों या प्लेटिनम के साथ साथ चांदी के डोरे और बारों के सामान में आयात शुल्क में वृद्धि की गई है इस बार के बजट में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, जो यहां से प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है, कि जो सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क लगाया गया है वो 16% की इसमें वृद्धि की गई है इस बार के बजट में। यानी जो सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क लगता है उसमें 16% की वृद्धि की गई है। इस टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NCCD। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रेलवे की। देखिए भारतीय रेलवे में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर आवंटन किया गया धन का। यहां से प्रश्न पूछे जाने की हमको पूरी संभावना है।
क्योंकि भारतीय रेलवे को इस बार पैसा बहुत दिया गया है। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे को बजट में 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्लियर है? और अगर हम पिछली बार बात करें तो रेलवे बजट के लिए 1,40,367.13 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम 2013-14 से तुलना करें, क्लियर है, तो इस बार जो रेलवे में व्यय किया गया वो लगभग 9 गुना ज्यादा है। क्लियर है? अगला देखिए, रेलवे में एक बात और डिसाइड की गई है कि भारतीय रेलवे इस बार कम से कम 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण करेंगे, 100% विद्युतीकरण की लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास योजना को भी इस बजट में लाया गया है। क्लियर है? यहां पर देखिए 100% विद्युतीकरण की बात है, तो एक प्रश्न आपसे यहां पर बन सकता है, क्या बन सकता है कि 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है वो कब तक है? 2023 तक का है। क्लियर है? यानी रेलवे ने जो ब्रॉड गेज रूट पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है वो कब तक का है? 2023 तक का। इस बात को भी आप कोरिलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन पर संचालित ट्रेनों के लिए भी कार्य करेगी। क्लियर है? देखिए, जब आप बात कर रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा की, तो यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रीन रेलवे की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन रेलवे के लिए जो लक्ष्य रखा गया वो कब तक का रखा गया? तो याद रखिएगा 2030 तक का लक्ष्य है ग्रीन रेलवे के लिए। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, सरकार ने अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। आइए बजट में देखते हैं कि कुछ और घोषणाएं क्या की गई हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। याद रखिएगा, इस बार सरकार ने एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है, उसका नाम है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, और इसके लिए जो परिव्यय करने का अनुमान है वो है 2200 करोड़ रुपए का, यानी 2200 करोड़ रुपए परिव्यय से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। क्लियर? इसके अलावा इस बार बजट में एक शब्द का प्रयोग किया गया, एक नाम है, वो है श्री अन्न। क्लियर है? और ये जो श्री अन्न शब्द का प्रयोग किया गया वो किसके लिए? मोटे अनाज के लिए। क्लियर है? देखिए, ये जो श्री अन्न है इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी इससे रिलेटेड जो उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ये इस बार बजट में घोषणा की गई है। तो यहां पर यह भी बात याद रखेंगे, अगर स्टैटिक पार्ट से आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर, तो हैदराबाद, और इसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और जो मोटा अनाज है उसके लिए कहा गया श्री अन्न। क्लियर है? यहां पर एक तथ्य और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भारत में श्री अन्न का उत्पादन है ना, ये विश्व में सबसे बड़ा है, यानी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। और यदि श्री अन्न के निर्यात के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। क्लियर है? तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें कि श्री अन्न में कौन कौन से अनाज आते हैं, तो इसमें ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी, सामा, ये सभी श्री अन्न अनाज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, 2023-24 के लिए जो कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया वो कितना है? 20 लाख करोड़ का। क्लियर है? यानी कृषि ऋण के लिए जो है वो है 20 लाख करोड़। ठीक है? देखिए, यहां पर एक बात मुझे याद आ रही है, जरा मैं उसका जिक्र कर दूं, ये काफी महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। देखिए, जैसे अभी आपने श्री अन्न के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से एक टर्म प्रयोग हुआ है भारत श्री। क्लियर है? ये जो भारत श्री है ये एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। क्लियर है? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी हो सकता है कि पूछा जाए। क्लियर है? तो अन्न श्री मोटे अनाज के लिए और भारत श्री का जो प्रयोग है वो डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय के तौर पर किया गया है। क्लियर है? हाँ, अब आगे चलते हैं। यहां पर हम बात कर रहे थे कि 2023-24 में जो कृषि ऋण का लक्ष्य है वो कितना है? 20 लाख करोड़ रुपए का। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के लिए जो अप्रयुक्त राशि है उसके लिए एक अलग से फंड का निर्धारण किया गया है, वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूआईडीएफ, यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की भी व्यवस्था की गई है और इसका जो प्रबंधन कार्य है वो राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। और ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जो पैसा होगा उसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा और इसका प्रबंधन कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि एक योजना है जिसका नाम है गोवर्धन। इसका फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये जो परियोजना इसको कहते हैं गोवर्धन। इसके तहत 10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी यानी वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने की का प्रस्ताव इस बार के बजट में है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो आपको देखना है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इसके तहत 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने की योजना है। क्लियर? अगला जो है वो है
30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए। क्लियर है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बार के बजट में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो आपका जवाब होगा 30। इसमें विभिन्न राज्यों में कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा अवसंरचना वित्त सचिवालय का भी प्रस्ताव इस बजट में है। अवसंरचना में निजी निवेश को अवसर बढ़ाने के लिए ये अवसंरचना वित्त सचिवालय का स्थापना का बजट में प्रस्ताव है। मैं इसको एक बार और क्लियर करता हूं। ये जो अवसंरचना वित्त सचिवालय का प्रस्ताव इस बार बजट में है, इसका उद्देश्य क्या है? तो अवसंरचनाओं में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना। अगला देखिए, अगला है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। याद रखिएगा, ये जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत 2047 तक इसे भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2047 तक। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, याद रखिएगा, एक योजना का प्रारंभ किया गया है ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच के तौर पर। उसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो आई गॉट कर्मयोगी है, इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने, उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए जो ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच बनाया गया है, वो क्या है? आई गॉट कर्मयोगी। यानी सीधी सीधी बात यह है कि आई गॉट कर्मयोगी एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाया जाएगा और उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की भी स्थापना का प्रस्ताव इस बार के बजट में है, जिसमें भूगोल और भाषा या अन्य सब्जेक्ट के पुस्तकें उपलब्ध इसमें कराई जाएंगी। अगला जो है वो है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास कार्यक्रम। देखिए, आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना तैयार करना। क्लियर? यानी अनुसूचित जनजातियों को विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में उनको लाभ पहुंचाना, यह मूल उद्देश्य है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास कार्यक्रम का। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, इसके लिए कितना बजट प्रस्तावित है? तो इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर देखिए जनजाति की बात हो रही है, तो एक मैं आपको याद करा दूं, एक एकलव्य आवासीय स्कूल का भी कॉन्सेप्ट है। यह भी जनजाति छात्रों के लिए है और 740 एकलव्य आवासीय स्कूल हैं। इनको भी आप जनजाति के संदर्भ में कोरिलेट करके याद रखेंगे। अब अगला देखिए, अगला है प्रधानमंत्री कार्यक्रम। ये क्या नाम है इसका? पीएम प्रणाम। क्या योजना है? पीएम प्रणाम। ठीक है? अब देखिए, पीएम प्रणाम योजना जो है, सबसे पहले तो यह है कि पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है? तो पीएम प्रणाम का जो फुल फॉर्म रखा गया है, वो क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब होता है जीर्णोद्धार करना, यानी पूर्व की स्थिति में लाना। फिर उसके बाद है अवेयरनेस, यानी पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस। अगला है नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। और उसके बाद अगला है एमलेरेशन फॉर मदर अर्थ। ये पूरा फुल फॉर्म है पीएम प्रणाम का। अब मैं इसको एक लाइन में बता रहा हूं कि पीएम प्रणाम का मतलब क्या है। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमलेरेशन फॉर मदर अर्थ। क्लियर? एमलेरेशन का मतलब होता है सुधार और नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। क्लियर है? तो ये बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। यानी इस पीएम प्रणाम कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है कि जो हम खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम संतुलित मात्रा में करें और साथ ही साथ इस रासायनिक उर्वरक का क्या विकल्प हो सकता है, इसके लिए भी व्यवस्था करें। यह मूल उद्देश्य है पीएम प्रणाम योजना का। क्लियर है? यानी पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को संतुलित करने और वैकल्पिक उर्वरकों के खोज के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्लियर? तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला है कि इस बार के बजट में देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह भी ध्यान में रखेंगे आप। इसके अलावा चुने गए 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बार के बजट में इसका भी प्रावधान है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी एक बचत योजना लाई गई है। क्लियर? और वो क्या है? वो लघु बचत योजना है। उसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। अब ये जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है, इसमें 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा करने की सुविधा होगी। क्लियर है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 2 वर्षों के लिए मतलब मार्च 2025 तक, यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के जरिए मार्च 2025 तक के लिए आप 7.5% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देखिए, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस लिए है? तो जो सीमावर्ती गांव है, उसमें पर्यटन की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो योजना प्रारंभ की जा रही है, उसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्लियर है? अगला देखिए, राज्यों को
जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे को अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। क्लियर? ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर नीचे चार्ट के माध्यम से 2023-24 के बजट में जो खर्च अनुमान है उसको दिया गया है। तो देखिए यहां पर ढेर सारे खर्च अनुमान है, इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख हैं। तो देखिए ब्याज के संदर्भ में आपने पढ़ लिया अभी कि ब्याज के संदर्भ में जो बजट में प्रस्ताव है अनुमानित है वो है 10,79,971। परिवहन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परिवहन के क्षेत्र में जो बजट है वो है 5,17,034 करोड़ रुपए का। रक्षा के क्षेत्र में ये भी आप पढ़ चुके हैं 4,32,720 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के लिए 2,38,204 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको देखना है शिक्षा। शिक्षा में जो व्यवस्था की गई है वो की गई है 1,12,899 करोड़ रुपए की। क्लियर? इसके अलावा आप देखेंगे कि पीएम किसान के लिए इस बार के बजट में 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर देखिए एक बात और ध्यान में आ रही है। ये जो योजना थी उस समय मैं रिकॉल कर रहा था लेकिन ध्यान पे नहीं चढ़ रही थी। ये जो महिलाओं के लिए जो सम्मान बचत पत्र है जिसमें 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसमें एक बात और की गई है बजट में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बचत योजना थी उसमें अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। क्लियर? तो ये बात भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, 2023-24 के बजट में जो नई योजनाएं दी गई हैं उसको जरा देख लीजिए। इसमें पहली योजना है मिष्टी योजना। क्लियर? अब देखिए मिष्टी योजना क्या है 2023-24 में जो दी गई है। मिष्टी योजना के तहत समुद्री आवास और परियोजनाओं के लिए मैंग्रोव, अर्थात मिष्टी योजना के तहत भारत के समुद्री तटीय और साल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव की सुविधा प्रदान करना, ये मूल उद्देश्य है मिष्टी योजना की। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिष्टी योजना के तहत भारत के समुद्री तटीय और साल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव की सुविधा प्रदान करना, यह मूल उद्देश्य है। क्लियर? अब इसके अलावा और क्या व्यवस्था है? एक योजना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएम विकास। ये जो पीएम विकास योजना है ये पहली बार विश्वकर्मा के लिए बजट में सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। क्लियर? और इस नई योजना के तहत अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने के लिए इसमें ये योजना तैयार की गई है। ठीक है? यानी ये योजना जो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान है या पीएम विकास योजना है, इस योजना के तहत केवल वित्तीय समर्थन नहीं दिया जाएगा बल्कि उनके कौशल विकास, आधुनिक डिजिटल तकनीक की जानकारी, ब्रांड प्रमोशन, इन सभी चीजों की व्यवस्था इस पीएम विकास कार्यक्रम के तहत की जाएगी। क्लियर? अगला देखिए, अगला है कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी चर्चा हो चुकी है पीछे कि कृषि के लिए बजट में इस बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की भी बात इस बार बजट में की गई है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम 2200 करोड़ रुपए, इसकी भी अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगला है श्री अन्न की, इसकी भी चर्चा हो चुकी है कि मिलेट के लिए यानी जो मोटे अनाज हैं उनके लिए ये श्री अन्न का प्रयोग किया गया और आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीजें प्रयोग हैं और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया, देखिए मैंने आपको वहां बताया था कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला दिया है कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की भी चर्चा है, तो ये भी अभी चर्चा हो चुकी है। अब देखिए इसमें कई सारी बातें रिपीट कर रहा है। हाँ, यहां पर एक देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस बार के बजट में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की भी शुरुआत की बात की गई है। क्लियर है? अब ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत क्या होगा? ब्लॉक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, इन सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसमें 500 ब्लॉकों का चयन किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास कार्यक्रम, तो आपने ये पढ़ लिया है कि जनजातीय समूह के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए ये प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्लियर? अगला देखिए, और इस बार इस मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि प्रोवाइड भी की गई है। क्लियर? अगला देखिए, अगला है शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, ये भी आप देख चुके हैं। इसके तहत टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में डेवलप किया जाएगा और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र डेवलप किए जाएंगे। क्लियर? अगला है पीएम प्रमाण, इसमें पृथ्वी के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जिसमें रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और उसके वैकल्पिक उर्वरक के तौर पर खोज के लिए इसमें प्रोत्साहन किया जा रहा है। देखिए यहां पर जो आपने पढ़ा था वो क्या था? पीएम प्रणाम था। ठीक है? यानी PRANAM था। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म भी आपने वहां देखा था। पहले पी का फुल फॉर्म क्या था? प्रोग्राम फॉर, आर का मतलब रेस्टोरेशन, ए का मतलब था अवेयरनेस, उसके बाद एन का मतलब था नरिशमेंट और ए का मतलब था एमिलरेशन यानी सुधार ऑफ मदर अर्थ। यानी इसका फुल फॉर्म क्या था? प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड एमिलरेशन ऑफ मदर अर्थ।
यानी ये कौन सी योजना थी? पीएम प्रणाम योजना। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे ये। अगला देखिए, जब कभी भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो उसका इंग्लिश पार्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लियर? अगला देखिए, आगे यहां पर दिया गया है कि अमृत धरोहर, बहुत अच्छा है। अमृत धरोहर के लिए क्या है? तो याद रखिएगा, अमृत धरोहर की जो योजना है वो आर्द्र भूमि जैव विविधता को धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, यानी सरकार जो अमृत धरोहर योजना है इसके माध्यम से विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। और इस स्कीम के तहत जो आर्द्र भूमि है इसके इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन के बढ़ाने के लिए ये 3 वर्षीय कार्यक्रम है। क्लियर? यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमृत धरोहर स्कीम क्या है, तो याद रखिएगा ये जो अमृत धरोहर स्कीम है ये आर्द्र भूमि के डेवलपमेंट के लिए, सीधी-सीधी बात। और किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा? तो आर्द्र भूमि के क्षेत्र में इसके इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, यहाँ पर जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों की आय में बढ़ोतरी करना, और ये 3 साल के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका नाम है अमृत धरोहर। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल देकर उनका कौशल विकास करना। क्लियर है? इसके अलावा आपने देखा कि राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की भी बात की गई ताकि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों में के लायक उनको कौशल प्रदान किया जा सके। पर्यटन के क्षेत्र के लिए आपने देखा था कि 50 गंतव्यों का चयन किया जाए, ये भी आप देख चुके हैं। क्लियर है? अब अगला देखिए, यहां पर केंद्र सरकार पर जो कर्ज का बोझ है वो कितना है? वो है 155.8 लाख करोड़ का। यानी केंद्र सरकार पर 155.8 लाख करोड़ का कर्ज है। ये एक लिखित सवाल पूछा गया था वित्त मंत्री से संसद में, उसमें उन्होंने ये लिखकर जवाब दिया कि सरकार पर 155.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। क्लियर है? याद रखिएगा, मार्च 2023 तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की तुलना में 57.3% के बराबर है। क्लियर? यानी ये जो कर्ज है ये जीडीपी की तुलना में 57.3% के बराबर है। इसमें जो विदेशी कर्ज है वो सिर्फ 7.3 लाख करोड़ का है। क्लियर है? जो कि जीडीपी का 2.6 के करीब है। यानी जो 155.8 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो जो कि जीडीपी के 57.3% के बराबर है, इसमें जो विदेशी कर है वो 7.03 लाख करोड़ ही है केवल, जो कि जीडीपी का 2.6 के करीब है। क्लियर? याद रखिएगा, वहीं अगर देश के कुल कर्ज में बाहरी या विदेशी कर की हम बात करें तो वो आता है 4.5%, जो कि जीडीपी का 3.1% के बराबर है। क्लियर? इतनी बात आपको यहाँ पर इस बजट में ध्यान में रखना है। देखिए, बजट में उन्हीं मुद्दों को हाईलाइट किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज ही की क्लास में ये मेरा प्लान था कि आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 है, जो अगला टॉपिक होगा, इसको भी कवर कर दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बजट में डेटा बहुत ज़्यादा है। अगर लगातार आर्थिक समीक्षा पर भी चर्चा कर दी जाएगी तो एक दूसरे में डेटा हौच-पौच हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए आप भी ये काम करिएगा कि जब आप बजट पढ़िएगा तो अगला सेक्शन कोई और टॉपिक पढ़ लीजिएगा, फिर जब आर्थिक समीक्षा की क्लास आ जाएगी तब आप उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा ताकि डेटा एक दूसरे में हौच-पौच ना हो। क्लियर है? अगली क्लास में मुलाकात होगी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के साथ। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।